बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। इंतखाबात के नताइज तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुबैना धांधली की आज़ादाना तहकीकात मुमकिन नहीं, बैरिस्टर गौहर की तरफ से यह कहा गया है। सेनेट इजलास में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने की गूंज। सेनेटर्स का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ पर कायम, अपनी शराइत पर नून लीग को वोट देगी। बिलावल भुट्टो ने आज ये बात क्लियर की है। हुकूमत साजी के मामलात, नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक और अहम बैठक। NA 130 इलेक्शन कमीशन का नवाज शरीफ को नोटिस, रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब। अलीम खान की कामयाबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, अदालत ने कल तलब कर लिया। और गैर कानूनी गिरफ्तारियों का केस, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मौजिज़ सेनेटर साहिबान ने आज सेनेट के फ्लोर पर क्या इजहार ख्याल किया है। सबसे पहले वो सुनिए। आपकी तवज्जो से मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रद्द किया है। तो पुरजोर मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़ा हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफ़ा का मुतालबा करती है। सीनियर पॉलिटिशियन रफ़ीक रजवाना साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। और मौलवी महमूद साहब, IPP से उनका ताल्लुक है, वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। और स्टूडियो में होंगे मारूफ कानूनदान फैसल चौधरी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रफ़ीक रजवाना साहब से। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। रजवाना साहब, मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। आप लोग अभी भी एतमाद का इजहार कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर? देखिए एक तो एतमाद की बात है ना जी, दूसरी बात है कि इलेक्शन कैसा हुआ। तो कहीं कहीं जहां जहां गड़बड़ हुई है, हर किसी के पास कानूनी तरीका है। हमारी भी कई सीटें हारी हैं, हमारे कई जो नॉन आदमी, जो नॉन पॉलिटिशियन है हमारे, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, वो भी हार गए हैं। तो जहां पे कोई महसूस किया जाता है कि धांधली हुई है, वहां पे पीपल आर अडॉप्टिंग लीगल कोर्स और अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसमें ना ही कोई एतमाद की बात है, ना कोई बदएतमादी की बात है। ये तो लीगल कोर्स है। इसमें हम कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग ले, फलां से। सर, आप कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा मसला हुआ है, थोड़ा मसला तो नहीं हुआ। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में मुबैना धांधली की गूंज है। कुछ लोगों ने भी आकर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसके बाद बहुत ज़्यादा क्योस है। ये थोड़ा तो नहीं है। और अभी तक मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एतमाद का इजहार कर रही है। बाकी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं। इंतखाबात को वो कह रही हैं कि धांधली ज़्यादा थे। ये एतमाद की बात और अदम एतमाद की मैंने पहले भी गुजारिश की है। अब हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली है, तो फिर भी हम अपने निज़ाम को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए वी आर डूइंग अवर बेस्ट कि पीपल्स पार्टी और हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं और हम आगे चलें। इस वक्त तो वक्त मुतकाजी है इन चीजों का। अब जिसके साथ कई इंडिविजुअल तरीके से धांधली हुई है, फॉर्म 45 का इशू चल रहा है। अगर मैं हारा हूं और मेरे पास फॉर्म 45 है तो मैं बाहर लेके उनको चैनल पे दिखाने की बजाय, सड़कों में ले जाने की बजाय, मेरा सिंपल सा काम है कि फॉर्म 45 साथ रखूं और साथ जो फॉर्म 47 का जो कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट का जो वो फॉर्म 47 है रिटर्निंग ऑफिसर का, दोनों का तकाबली जायजा लूं, डिफरेंस हो, फौरी तौर पर मुझे इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट जाना चाहिए बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, चलो अब तो नोटिफिकेशन भी सस्पेंड हो रहे हैं क्योंकि लॉ तो ये कहता है कि नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर आप एक मखसूस म्याद है इलेक्शन लॉज में, आप इलेक्शन पिटीशन करें। चलो इलेक्शन पिटीशन की म्याद लंबी हो जाती है और हुकूमतें खत्म, अपना टेन्योर खत्म हो जाता है असेंबली का, और इलेक्शन पिटीशन चलती रहती है।
वो जो कुछ भी है, अदालतें जो भी फैसला करे तो अच्छी बात है, अदालतें इंटरफेयर कर रही हैं, कई नोटिफिकेशन सस्पेंड कर रही हैं, कई वो नोटिस दे रही हैं, तो यही तरीकाकार है। अब फॉर्म 45 की बड़ी हम बातें सुन रहे हैं, नो डाउट इन इट, बहुत सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं। अब ये बताएं कि कितने लोगों ने उन फॉर्म 45 की बेसिस पे अपनी हार को और मुखालिफ की जीत को चैलेंज किया। मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूं। मैं कहूं जी मेरे साथ धांधली हो गया, सड़कों पे जाऊं, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, वो आपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करा लिया। अब लोगों को तकलीफ में डाल गया। अगर आप सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, लोगों को तकलीफ में रखते हैं, बलोचिस्तान में 10-10 दिन से 8-8 दिन से सड़कें ब्लॉक है, तो क्या उससे वो इलेक्शन का मसला हल हो जाएगा? क्या उस सड़कों को खुलवाने के लिए वो कह देंगे कि फलां गलत हार जीता है और आप सही जीत रहे थे और आपको गलत हराया गया? ये कानूनी तरीकाकार है और उस तरीकेकार को अडॉप्ट करें। अगर खुदा न खास्ता किसी ने आपके साथ धांधली की है तो बिल्कुल आप आवाज उठाएं और अदालतों में जाएं। अब सड़कों को ब्लॉक करने के लिए, लोग जलाओ गिराओ की बात करने के लिए हड़तालें करने से क्या होगा, मुझे बताएं। मौलवी महमूद साहब, यही क्वेश्चन मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूं। सबसे पहले तो इस चीज़ का जवाब दें, जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्शन में कि आईपीपी को इतनी सीटें मिलेंगी या आईपीपी शायद पंजाब में कोई आप लोगों के साथ ऐसा कुलेशन हो जाए कि आपको पंजाब मिल जाए, वो एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं हो सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर ज़रा मौलवी साहब थोड़ा सा कमेंट करिएगा प्लीज़। देखें, एक चीज़ है, बिल्कुल हमारे लोगों के मतलब ये कहना था कि जी आईपीपी को जो है पूरी सपोर्ट होगी, मगर हकीकत ये है कि आईपीपी ने, देखें, जहां हम नहीं जीत सके तो मैं तो अपनी हार की तस्लीम करता हूं और बिल्कुल हम हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई पार्टी थी और वो सीटें नहीं निकाल सकी, बहुत कम सीटें निकाली, एक अलीम खान साहब की निकली है और मेरे ख्याल से ऑन चौधरी साहब की ऑलरेडी डिस्प्यूट में पड़ी है। देखिए, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस के धांधली का, ये तो हमारे एक कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। हम क्यों भूल जाते हैं कि सालों से जब भी इलेक्शन हुआ, देखिए ना, ये जो धांधली एक कल्चर, मैं तो कहता हूँ बदकिस्मती से मैं कहूँगा, ये कल्चर का हिस्सा है और ये हमेशा होता रहा है। 2018 में भी हुआ है, 2013 में भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ है। इस दफ़ा थोड़ा कहीं ज़्यादा कभी कम हुआ है। ये कहना है कि जी इस दफ़ा धांधली हुई है या इस इलेक्शन कमिश्नर की वजह से हुई है, तो मैं ये कहूँगा ये नॉर्म्स है। देखें ना, जो हम इसको मैं कहूँगा कल्चरल सिस्टम है हमारा, कि धांधली होती है और उसमें ये चीज़ें चलती रहती है। और अगर आप परसेंटेज वाइज देखें कि अगर 20 जगह पे भी हुआ है, ठीक है ना, मिसाल दे रहा हूँ, अगर 20 जगह पे धांधली हुआ तो 10% हो गया ना। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये धांधली नहीं हुई, एब्सोल्युटली क्लीन इलेक्शंस हुए हैं, इसमें मैं कभी गलत बयानी से इत्तेफाक नहीं करूँगा। बिल्कुल धांधली हुई है और ये इलेक्शन का कल्चर में है, जो कि कम से कम मैं पूरे पाकिस्तान के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, कराची के लिए मैं कहूँगा 2018 में भी हुए, 2013 में भी हुए, उससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं। सर, इस बार तो कुछ ज्यादा आवाजें उठ रही हैं सर, माजी के इंतखाबात से बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, किसी और किस्म की चीजें सामने आई हैं इस बार, शायद माजी में ऐसा ना हुआ हो। नहीं, देखें, माजी में ऐसे अगर हुआ भी हो, इस दफ़ा आवाज़ें ज़्यादा उठ रही है। मगर एक चीज़ में, हम सब सियासतदान बैठे हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर हम मज़ीद देखें ना, सड़कों पे आए और जो जलाओ घेराव करें, ये मुल्क को नुकसान पहुँचेगा और मुल्क के साथ साथ मैं कहूँगा कि जो है हमारा पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, ये इसके डिरेल होने का बड़ा ख़तरा हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अगर डेमोक्रेसी डिरेल होती है तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। इकोनॉमिक ऑलरेडी हम जो है कोलैप्स के तरफ है। तो खुदारा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इस वक्त जो है इस गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है, इसको चलने दे। और जब आप लोग सब गवर्नमेंट में हो तो बैठ के ऐसे कानून निकाले कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस जो हैं मुतनाज़ा ना हो। आप ये देखें ना, होना ये चाहिए कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक फैसला कर लें। जब अब होता है कभी किसी को सूट करता है, कभी किसी को सूट करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता रहेगा तो ये कल्चर चलता ही रहेगा। इस कल्चर को हमको चेंज करना है। कानून हमारे यहाँ भी बिल्कुल सब सही है, सब कुछ है, मगर इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा कि जो भी अवाम जिसको भी जो है वोट देती है, वो हुकूमत आए, हुकूमत में बैठे, हुकूमत बनाए और हुकूमत चलाए। उसकी वजह कि डेमोक्रेसी को हम आगे जाने दें। हम अगर रोडों पे आएंगे
तो डेमोक्रेसी को डिरेल करना, और आज मेरे ख्याल से आपने बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट भी देख लिया, जी हाँ। वो भी काफी वाज़ेह थे कि अगर ये मजीद ये आगे जाएगा तो डेमोक्रेसी डिरेल होने का खतरा है। उन्होंने भी बंद अल्फाज में कहा, मैं खुले अल्फाज में कह रहा हूं कि फिर जो मैं कई माह पहले भी कहता रहा हूं, then we will be forcing the third force to come in। तो सर वो जो तहरीक इंसाफ का फिर मुतालबा है, मैं अलीम आदिल शेख की तरफ जाता हूं। सर उनका मुतालबा है फॉर्म 45 के मुताबिक जो मैंडेट है वो तहरीक इंसाफ को दिया जाए। अलीम आदिल शेख साहब, आपकी पार्टी क्या करने जा रही है मुस्तकबिल में? आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मौजूदगी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क और इस्तीफे का मुतालबा भी तहरीक इंसाफ ने कर दिया, और साथ साथ आज सेनेट में भी सेनेटर्स जो हैं उन्होंने भी बड़ी खुलकर बात की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि कुछ सेनेटर्स तो कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि राजमाना साहब सीनियर माशाल्लाह कानूनदान भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। इन्होंने जैसा फरमाया तो शायद हमारी बात इन तक पहुंची ना हो, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं अगर अपने सिंध की बात करूं तो सिंध की 22 नशिस्तें, 20 नशिस्तें कराची की और 2 नशिस्तें हैदराबाद की, उसके फॉर्म 45 हमारे पास है। उस फॉर्म 45 के हमारे, और 47 जो था वो बाद में आर से अलग दूसरे बना दिए हैं। अपनी अगर मिसाल दूं तो मेरे 297 पोलिंग स्टेशन थे, उसमें से 292 का 292 का ओरिजिनल फॉर्म 45 हमारे पास है। हम सबसे पहले जैसे हमें पता चला कि ये धांधली शुरू हो रही है तो हम सिंध हाई कोर्ट 199 में चले गए, हमने वहाँ पिटीशन दायर कर दी और अपने तमाम फॉर्म 45 उसमें साथ लगा दिए। और जो हमारे ओरिजिनल रनर अप थे जमात इस्लामी, जिनके मेरे 84, जमात के 32, एमक्यू 10 और 10,400 जो जमात इस्लामी है उनके और हमारे मैच करते हैं। दीगर कई और लोगों के भी हैं, उनके भी हमसे मैच करते होंगे। और आज मैं महमूद भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म 45 अल्टीमेटली इनके पास भी होंगे। तो हमने तमाम लीगल कोर्स अडॉप्ट किया है। अब लाजिम बात यह है कि मेरे एक हल्के के 297 फॉर्म 45 हैं, 22 हल्के यहाँ, पूरे 80 हल्के पूरे पाकिस्तान के हैं। क्योंकि 80 फाइलें लेके हम हर शो के अंदर बैठे हैं। क्या हम ये 22 फाइल लेके हम अपना बैठे? हमने अपनी वेबसाइट पे सारे अपने फॉर्म 45 इन ओरिजिनल फॉर्म में अपलोड किए हुए हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में से हाई कोर्ट ने हमारी जो पिटीशन थी उसको कन्वर्ट किया कंप्लेंट में, इलेक्शन कमीशन में जा चुकी है। तमाम केसेस इलेक्शन कमीशन में लगे हुए, फॉर्म 45 बाद जमा है। और हमारी दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि अगर हिजानी कैफियत से निकलना है, अगर किसी भी, जैसे महमूद भाई ने कहा कि थर्ड फोर्स को या किसी आने वाले जल्जले को, तूफान को रोकना है, बड़ा आसान है। ठीक है, जो गंद मचा लिया इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, ठीक है, आइए आगे बढ़े। एक हफ्ते के अंदर तमाम रिजल्ट्स कंसोलिडेट हो सकते हैं एज पर फॉर्म 45, उसको करें, उसके तहत 47 जारी करें, 49 जारी करें, नोटिफिकेशन जारी, खलास, बात खत्म। दूसरी तरफ क्या है कि जिस अंदाज से हमारे नॉमिनेशन से 1.5 साल से जो हो रहा था वो भी सबको पता है, नॉमिनेशन पेपर छीने गए, तमाम आरओज ने हमारे 90% डिस्क्वालीफाई होकर रिजेक्ट कर दिए, अदालतों में जाके बहाल हो गए। उसके बाद बल्ला छेल लिया, कहीं बैंगन, कहीं कद्दू, कहीं चिमटा, कहीं जूता, पता नहीं क्या क्या हमें निशान दे दिए। उसके बाद कैंपेन नहीं करने दी गई। उसके बाद आखिरी दिन मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। उसके बावजूद कौम निकल आई, कौम आ गई बाहर, नौजवान बाहर आ गया, सब ने अपना हिस्सा डाल दिया। तो इस इलेक्शन कमिश्नर साहब को हम क्यों ना, ये आइन से गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, आइन तोड़ने के, इसलिए इन्होंने सबसे पहले आइन के तहत इन्होंने पंजाब और केपी के इलेक्शन टाइम से नहीं कराए। दूसरा, इन्होंने, इनकी एक ही काम होता है जो इन्होंने नहीं किया, बाकी सारे काम किए कि इन्होंने इलेक्शन कराना होता है। इन्होंने वफाक में इलेक्शन नहीं कराया और इलेक्शन ये नहीं होता, फिर जरूरत क्या थी? 44 अरब रुपए अल्लाह वास्ते के थे, हराम के थे, हमारे आप पे टैक्स हो गए थे, फिर ये खर्च ना करते, ऐसे आरोज को बुलाते, एक पूरा बिठा के 4 दिन कंप्यूटर बैठ के रिजल्ट जारी करते थे, कहते ये हार गया, ये जीत गया। मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन होने हैं, आइन में लिखा है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन और ये आरओज नाकाम हो चुके हैं। मैं समझता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने मुल्क का आइन तोड़ा है। आज अल्लाह माफ करे, पूरे पाकिस्तान में रोडें बंद हैं,
बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल रोड पे, हज़ारा पार्टी रोड पे, मालिक साहब रोड पे और चकजई साहब रोड पे, सिंध में GDA रोड पे, हम रोड पे, KP में हमारा जो मैंडेट छीना वो रोड पे, पंजाब में सारे उम्मीदवार रोडों पे, पाकिस्तान जाम होता जा रहा है, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, पूरी हमारी जो आगे जो इकॉनमी की सिचुएशन है। आप देखिए हलीम आदिल शेख साहब, ये जो रोडों वाली आप बात कर रहे हैं, ये मामलात किस तरह हल होंगे? एक ब्रेक पे मैं जाना है, ब्रेक के गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। स्टूडियोज में मारूफ कानूनदान फैसल चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं रजवाना साहब की तरफ जाऊंगा। रजवाना साहब, ये जो मामला है सड़कों वाला, ये मसाइल का हल नज़र आता है आपको, या आप समझते हैं कि आगे अब सड़कों पर ही इसका फैसला होना है? क्योंकि रजवाना साहब, फॉर्म 45 जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो लेके फिर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का कोई भी ऐसा उम्मीदवार प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा फॉर्म 45। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कर चुके हैं कि इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ जीत चुकी है फॉर्म 45 के मुताबिक। बात ये है जी, ये सारी चीजें ये एक दावे है हारने वालों के, और जीतने वाले अपना दावा करते हैं कि हम सही जीते। तो अभी जो पहली गुफ्तगू हमारी पहले सेगमेंट में मैं अर्ज कर रहा था, बात वही है। चलो सड़कों पे आगे आपने एक एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया सिंबॉलिकली, या आपने आवाम को भी आपने ये बात उजागर कर दी, हमारे साथ धांधली हो गई, आपने सारा कुछ कर लिया। तो मैं ये समझता हूं कि इन सारी चीजों को, अगर खुदा न खास्ता ये ऐसी ही बात है, सारी सीटों पे नहीं, इतनी बड़ी धांधली इतने लेवल पे भी बड़ा क्वेश्चनेबल बात है। चलो मैं उस बात पे उसको जेर बहस नहीं लाता, क्योंकि मुझे क्या पता किस हल्के में क्या हुआ। ठीक है, मैं तो अपने मुल्तान की बात कर सकता हूँ जहां से हमारी सारी नून लीग हार गई है। ठीक है, मगर हमने नून लीग वालों ने हम खुद इलेक्शन लड़ा रहे थे, अब मैं तो नहीं लड़ रहा था। नून लीग वाले जो हारे हैं, हमने किसी जगह ये मुतालबा नहीं किया कि हमें हराया गया। ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि फॉर्म 45 हमारे पास है हम जीतो। हम कहते हैं कि हम बहुत सारी सीटों पे लिटरली और हकीकी तौर पर हम हारे हैं, हमें अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल गेम है, हार गए तो भाई आगे चलो। हाँ, जहाँ किसी के साथ ज्यादती हुई है, अब ये क्लेम कर लेना कि हमारी 80 सीटों पे ज्यादती हुई है, चलो क्लेम है ना जी, कोई इसका मतलब है वो फैसला तो नहीं है। क्लेम लेके अदालतों में जा रहे हैं, अच्छी बात है। वो अभी हलीम आदिल शेख साहब फरमा रहे थे कराची की सीटों का मुमकिन है मेरे इल्म में ना हो, तो फॉर्म 45 रखें, आगे अदालतों में गए हुए हैं। फॉर्म 45 और 47 का जब फर्क आएगा, 1 मिनट में जीता हुआ उड़ जाएगा बस। तो इसलिए सड़कों में देखें, पाकिस्तान की जो मईशत है वो इतनी फ्रिजाइल, और ऊपर से हुकूमत साजी का एक बहुत बड़ा एक जो है ना मतलब है बहुत बड़ा एक मसला जो है वो अभी गंभीर तो नहीं हुआ, मगर अल्लाह ना करे हो, वो भी अभी चल रहा है। सर 2 सालों से तो PDM के पास ही हुकूमत थी ना, आप लोगों के पास ही। मईशत अगर खराब हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी तो आप लोगों पर आएगी है ना। 16 महीने हमारे पास थी, उससे पहले दूसरी हुकूमत भी थी, दूसरी पार्टी थी। फिर हम लंबी गुफ्तगू में फंस जाएंगे, हमने बड़ी मतलब ऐसी गुफ्तगू करनी है किसी पे इल्जाम लगाए बगैर हम इस मुल्क की बेहतरी की बात करें, ताकि नाजरीन सुनने वाले भी महसूस करें ये कि पॉलिटिकली एक टिपिकल डिस्कशन नहीं है एक दूसरे को मतलब मिलाइन करने की। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, ठीक है, जहां जहां धांधली ये समझते हैं हुई है, तो अदालती तरीकाकार अभी जो है ना हम भी देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, TV में देख रहे हैं। बेशक इनका हक बनता है, इनका राइट है, कोई इन पर एहसान नहीं है। अगर ये जीते हुए, इनको अदालत को डिक्लेयर करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करना चाहिए, या हाई कोर्ट खुद मंगा सकती है, या मोस्टली इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे सकते हैं, और ये फैसला जल्दी होना चाहिए। एहतजाज कर लिया, अब सड़कें भी छोड़ दे, एहतजाज की बातें भी छोड़ दे। जो तरीकाकार है, जिस गाड़ी पे चढ़ेंगे, जो मंजिल पे जाती है उसी पे चढ़े। बस मेरी तो ये गुजारिश। आपका पॉइंट आ गया। फैसल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, ये जो मामला है फॉर्म 45 का, ये कहां पर जाता दिखाई दे रहा है? ये मामला कोई हल होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, फॉर्म 45 जो है वो सिर्फ एक तहरीक इंसाफ के लोगों के पास नहीं है। ये वाहिद फॉर्म 45 है जो कि हारने वाले जो तकरीबन 8 हैं, किसी हल्के में 9 हैं या 30 हैं या 32 हैं, वो सबके फॉर्म 45 यकसानियत के हैं, और जो जीतने वाला है सिर्फ उसका फॉर्म 45 डिफरेंट है। बात यह है कि जो अगर ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है आइन के तहत कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराए,
फेयरली, ऑनेस्टली एंड जस्टली इलेक्शन कराए। इलेक्शन सिर्फ होता, देखिए इलेक्शन सिर्फ करवाना तो मकसद नहीं होता ना, ये तो सिस्टम में, ये तो एक प्री प्लान्ड एक स्कीम है कि आप रिज़ल्ट जो हैं उनको टेम्पर करें, टेम्पर करने के बाद उनको आप फेंक दें ट्रिब्यूनल्स के पास, और ट्रिब्यूनल्स जो है 4-4 साल 5-5 साल फैसले ना करें। ये एक पूरा मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है। देखिए इस सिस्टम की अगर कोई ये कहे कि धांधली नहीं हुई या हुई है जी, और अदालती कौन सी अदालत करे? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी को इलेक्शन से पहले सिंबल से महरूम करके एक इंतहाई गलत कानूनी फैसला दिया है, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है पूरी दुनिया में। कभी ऐसा भी होता है? ठीक है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अदालत से आप, इनके इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हम पार्लिमानी की सियासत नहीं करना चाहते, हम मैदानों में फैसला करेंगे। जब एक पार्टी इनके साथ थी वो मैदानों में फैसला करने जा रही है, तो आपने जो एक तहरीक इंसाफ का, मैं तो नाम लेता हूँ हमेशा, उनके उम्मीदवारान के साथ आपने क्या किया है? अलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देखिए अलीम आदिल शेख साहब 6 महीने 8 महीने पहले ऐसे नहीं थे, उनकी जिस्मानी खदोखाल क्या हो गए हैं। आज जो सेनेट में तकरीरें हुई हैं, औन अब्बास भप्पी की आप तकरीर सुने, कौन सा ऐसा शख्स, संगदिल शख्स होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? कहाँ का ये इंसाफ है कि एक पार्टी को इम्पोज करने के लिए आप ये कह रहे हैं चंद सीटों पे? मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी लीडरशिप नून लीग की जो अपनी घर की सीटें भी हार गए हैं, और जिताने के लिए जो है वो क्या क्या मामलात नहीं किए गए। खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम कीजिए। नई फौज जो आ रही है उसको आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी रिग्ड इलेक्शन होंगे, चोरी शुदा मैंडेट होगा, लेकिन हम आएंगे इस तरह की अथॉरिटी के साथ। जब आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, आपके पास अथॉरिटी कैसे आएगी? लोग जो है आपको मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। ना पहले माना, कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मनवाएंगे? जिस तरह की धौंस धांधली और हार्ड पावर का इस्तेमाल पिछले 1.5 साल में PTI के ऊपर हुआ है या वो सियासी मुखालफिन पे हुआ है, आज तक ब्रिटिश इंडिया में ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं कि अपना किसी के घर पे जो है वो ख़वातीन गए। यहाँ से हमारे जितने भी साहिबान बैठे हुए हैं, हम सब कोई जो है पाकिस्तान बनने से पहले भी हमारे वडेरे जो हैं वो पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबरान रहे हैं। उनके घरों में ब्रिटिश इंडिया पुलिस नहीं गई। पंजाब पुलिस ने क्या किया है? बच्चियों को उठाया है, घर तोड़े हैं, और सिर्फ सियासी मुखालफत की बुनियाद पे। फिर आरोज ने क्या किया है? 77 के बाद पहली दफ़ा ब्यूरोक्रेसी के हाथ में इलेक्शन आया, ब्यूरोक्रेसी ने साबित किया कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो एक साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। एक शख्स बोला है रावलपिंडी का कमिश्नर, वो कहाँ पे है? क्या कानून के मुताबिक 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना था? क्या उसके जो वेयर अबाउट्स हैं उनको आपने कानून और आइन के मुताबिक क्या डिटर्मिन नहीं करना है? कोई उस पर इल्ज़ाम है 1.5 साल आपने उसको कमीशन लगाया, तब तो वो सेन था जब वो आपके काम कर रहा था। और जब मतलब ये क्या बेहुदा लॉजिक है जी कि वो तो इनसेन है? आप इनसेन लोगों को लगाया हुआ आपने यहाँ पे। देखिए आप जिस तरह के मामलात कर रहे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि मईशत बहाल हो जाएगी। मईशत कैसे बहाल होगी? कोई बंदा जो है इस मुल्क में पैसे लगाएगा जहाँ पे ना आइन है, ना कानून है, ना अदालतों का एहतराम है, ना इदारों का एहतराम है, सबसे बढ़ के ना शहरियों का एहतराम है। जब तक शहरी का एहतराम नहीं होगा, किसी का एहतराम नहीं होगा, कोई मुल्क जो है फैसल भाई वो प्रॉस्पर नहीं कर सकता। मैं मौलवी महमूद साहब की तरफ जा रहा हूँ। मौलवी महमूद साहब, आप लोगों को तो बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड मिला था, फिर भी आप लोगों को वोट नहीं मिले, उसकी क्या वजह है? ये तहरीके इंसाफ के मुकाबले में आप आए थे, तहरीके इंसाफ छोड़ कर गए थे, ये लोगों का रिएक्शन था, और इस पर कमेंट करें कि तहरीके इंसाफ को तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। सब कुछ सामने है, ना कंपेन करने दी गई, ना जलसे करने दिए गए, ना रैलियां करने दी गई। तो आज मुशाहिद हुसैन साहब ने सेनेट में कहा है कि अभी भी तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है। देखिए, मुझे तो, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि जी बिल्कुल, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, हमारी जो है मुझे वोट नहीं मिले और दूसरी पार्टीज को मिले, तहरीक इंसाफ को मिले, जमात इस्लामी को मिले और MQM को मिले। इसमें देखिए, अवाम अगर नहीं एक्सेप्ट कर रही तो हम मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। और मेरा कहना ये कि हर आदमी की अपना व्यू और अपना थिंकिंग है। मेरा अपना व्यू था, अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि देखिए जी ये सीटें नहीं निकलेंगी, मगर मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये तो अल्लाह का शुक्र है कि देखें एक कम से कम ये तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्शन लड़ा, सीट नहीं निकली। ये तो कोई नहीं कहेगा कि जी धांधली करके सीट ले ली।
कम से कम मुझे ये तो कोई नहीं कहेगा कि जी धांधली करके सीट ले ली। उन्होंने कहा जी इलेक्शन लड़े तो शौक था, इलेक्शन हार गए, अल्लाह खैर सल्ला। देखिए इलेक्शन हार जीत होती है, मगर मैं फिर अपने सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, पॉलिटिकल लोगों से, खुदारा जो है किसी ना किसी तरीके से इस डेमोक्रेसी को चलने दे, वरना थर्ड फोर्स जो आएगी इस दफा, जो भी आएगा, हो सकता है कोई कू हो जाए, हो सकता है एनीथिंग कैन हैपन, मगर ये मैं बता दूं दिस वुड नॉट बी गुड, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह हम सब टेबल पे बैठे, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सीनियर, देखिए हमारी पार्टी तो बड़ी छोटी पार्टी है, मैं बड़ी पार्टी से कहूंगा पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी और जेयूआईएफ, ये सब बड़े पार्टीज बैठे टेबल के ऊपर और कोई फैसला करके इस मुल्क को आगे चलाएं। देखिए हमको अवाम के लिए हम बातें करते हैं ना, हम सब पावर हंग्री तो नहीं है। देखिए अगर हम अवाम की बात करते हैं तो अवाम का हमको देखना है कि उनका हम हल कहाँ से निकालेंगे, उनके मसाइल का हल ये नहीं है कि हम रोडों पे आए, उनके मसाइल का हल है हम सब बैठ के और इस मुल्क को इस बुरान से निकालें। मेरा नजरिया ये है। वो तो बैठने को तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो मैंडेट है वो पहले वापस करें, उसके बाद बातचीत होगी। तो ये बेहतर नहीं होगा कि जिसका मैंडेट है उसको दे दिया जाए? मैं इससे एग्री कर रहा हूं कि अगर देखें कोर्ट्स, देखें मुझे तो नहीं मालूम है, देखें अगर कोर्ट्स में या इलेक्शन कमीशन में किसी को तो हमको मानना पड़ेगा ना। अगर हम कोर्ट्स को नहीं माने, इलेक्शन कमीशन को नहीं माने, तो फिर हम मानेंगे किसको? अगर हम कहेंगे कि जी हम कोर्ट्स में जाके फायदा नहीं है क्योंकि कोर्ट्स वन साइडेड है, इलेक्शन कमीशन वन साइडेड है, तो फिर तो नेक्स्ट ऑप्शन वही है कि रोडों पे आके और हंगामा करके और फिर हम थर्ड फोर्स को बुलाएं, बोले आके मार्शल लॉ लगाओ और फिर हम बैठे रहे। इसके अलावा ऑप्शन क्या है? हलीम आदिल शेख साहब, क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं आप आइंदा दिनों में? क्या नजर आ रहा है आपको? जिस तरह रिजवाना साहब ने भी बात की कि बैठकर बात होनी चाहिए, मौलवी महमूद साहब ने भी कहा मामलात बहुत खराब हो सकते हैं अगर बैठे ना। तहरीक इंसाफ कहती है कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। देखिए मैं समझता हूं हम एक पर कि जो लोग इस इलेक्शन को हम उनसे बैठने को तैयार हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से जाकर हमारे वफद की उनसे मीटिंग करना इस चीज़ का सबूत है कि जो उसूली जो हक की बात करेगा, अगर कोई बात इस वक्त करता है उसके साथ बैठने को तैयार है। लेकिन ये तीन जमातें जिनको हम इस सिस्टम का बेनिफिशरी समझते हैं, इस टेलीफोन बंद होने का बेनिफिशरी समझते हैं, बल्ले छीने जाने का बेनिफिशरी समझते हैं, हम पे मजालिम होने का बेनिफिशरी, हमारे मैंडेट पे डाके का बेनिफिशरी समझते हैं, दूसरे अल्फाज में जिनको हम डाकू समझते हैं जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराया, उनके साथ हम कहते हैं कि हम नहीं बैठेंगे। अब बात यह है कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म की सीट है वो इतनी गर्म सीट है, इतनी हॉट सीट है, जो भी बैठेगा वो चल जाएगा। और जो मैं समझता हूँ इस सूरत हाल में हम कहते हैं कि आइए हम भूलने को तैयार हैं। उस दिन इमरान खान साहब का जो मैसेज है पूरी कौम के लिए है, इदारों के लिए है, पाकिस्तान के लिए है कि हम फतह मक्का की तरह अब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इस तरह सब कुछ देखते कि हमसे ढाका नहीं हुआ। ये अब्बास भाई, ये आम जो लोग, जो नौजवान, उनकी आपने उम्मीद खत्म कर दी है, उनसे आपने उनका सोच छीन ली है। वो कहते हैं कि हम क्यों आए, क्यों निकले, हमने क्यों यकीन किया। अगर एक लाखों वोटर्स को एक आरोप उठा के बैक जुम्बिश कलम फेंक देता है तो नौजवान की उम्मीद तो खत्म हो गई। हम कहते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ, हम कहते हैं आइए बैठे, एक हफ्ते से ज्यादा का इशू नहीं है, मुल्क डगर पे चल सकता है, ये तूफान, ये हिजान, ये जल्जला खत्म हो सकता है, आइए कंपाइल करें, सब बैठते हैं। और बिल्कुल ठीक फरमाया अभी शायद फैसल भाई ने कि एक अगर मेरे हल का है तो सिर्फ मेरे पास नहीं है फॉर्म 45, कोई भी MNA है, दीगर बहुत सारे उम्मीदवारों के पास है और हमारे सेम है। जब हमारे सबके फॉर्म 45 सेम है और हमारे साथ 2-3 MNAs ने मेरे कैंडिडेट से साथ दिया हुआ है, तो ये आसान काम है, आसान रखा जाए इसको। नहीं तो अगर, तो माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये हुकूमत अगर जो बनने जा रही है इनकी, जहाँ हिस्से बखरे हो रहे हैं, सदर तेरा, स्पीकर तेरा, चेयरमैन तेरा, वजारत दे लूंगा, तुम निमटो, ये एक माजरत के साथ एक सियासी इज्तिमाई कबर बनने जा रही है उन पार्टीज की जो एक जाली मैंडेट पे, लूटे हुए मैंडेट पे, मतलब अकलियत को
अक्सरियत बना के पेश कर रहे हैं, अवाम की उम्मीदों के खिलाफ जा रहे हैं, ये एक इज्तिमाई सियासी कबर में दफन हो जाएगी सियासत इनकी। और अल्टीमेटली फिर असल मैंडेट जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को, जिस लीडर को कौम ने दिया है, वो जब गवर्नमेंट आएगी तो हम इंशाल्लाह हम एक नई सुबह का आगाज करना चाह रहे हैं, हम एक नई दिन का आगाज करना चाह रहे हैं। हम सब कुछ भूल के, हमारा क्या है, हम कहते हैं सब अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, आप अपना काम करें, आपके डायरेक्टर साहब अपना काम करें, चेयरमैन कैमरामैन साहब अपना काम करें। जब सारे काम आप चाहेंगे कि आप करें तो ये शो नहीं चल सकता। अगर इस मुल्क के शो को चलाना है, हर इदारा, हर सियासी पार्टी, सब लोग अब आइन में मुतय्यन जो उनका रोल है वो प्ले करें, ना हम उससे एक्सीड करें, ना कोई और उससे एक्सीड करे, ना इलेक्शन कमीशन एक्सीड करे, सब ना अदलिया एक्सीड करे, ना एस्टेब्लिशमेंट एक्सीड करे, ना हम सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज कोई एक्सीड ना करे, अपनी अपनी जगह पे चलें। और मैं समझता हूँ मुल्क आगे बढ़ सकता है। जो इस वक्त माइशियत सब कह रहे होते हैं, अब जाली 2 नंबर ढकोसलेबाजी की हुकूमत पर नहीं बन चल सकता ना ये। इसके लिए हकीकी हुकूमत बनानी पड़ेगी जिनको मैंडेट दिया गया, नहीं तो कुछ भी कर ले, बांट ले, सारे ओहदे बांट ले, वजारतें बांट ले। हलीम आदिल साहब, ये जो फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, इसके ऊपर मैं आऊंगा। फैसल भाई की तरफ जाता हूं मैं। फैसल भाई, बानी पीटीआई, अब्बास साहब आखिरी जुमला जी सर कंटिन्यू करें। पीडीएम 2 जो है गवर्नमेंट, ये पीडीएम से ज्यादा खतरनाक, हैबतनाक, अफसोसनाक और शर्मनाक होगी। अल्लाह के नाम करे इसको छोड़े, जिसका मैंडेट है उसके हवाले करें। फैसल भाई, बानी पीटीआई जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, परवेज़ इलाही साहब हैं, आपके अपने भाई फवाद चोई साहब हैं, अली अमीन गंडापुर अभी मंजर आम पर आए हैं, ज़मानतें करवाई हैं, फैसल जावेद मंजर आम पर आए हैं, जो भी आता है सफ़ेद बाल और दाढ़ी के साथ मंजर आम पर आता है। आप पहले दिन से अदालती कार्रवाई, अदालत केसों के पीछे आप लगे हुए हैं, क्या समझते हैं कब ये जान छूटेगी इन केसों से, कब ये अदालती कार्रवाइयाँ मुकम्मल होंगी, या इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है अभी? देखिए, बात यह है कि इन चीज़ों को अगर आपने नॉर्मलाइजेशन करनी है तो वो लोग जो इस वक्त खुद को लार्जेस्ट पार्टी भी कहते हैं और सर कलम करने की बात भी करते हैं, देखिए 2 मुतज़ाद रवैये तो नहीं चल सकते। आप कोई मुग़ल सल्तनत के या आप चंगेज़ खान की दौर में तो नहीं बैठे कि आप सर कलम करने की बात करें। ऐसा रवैया जो है उसकी मज़म्मत होनी चाहिए। नेशनल टीवी पे बैठ के जो भी इस किस्म की बात करे और इसको बैक करे। दूसरी बात यह है कि आपने सब साहिबान का नाम लिया, इमरान खान साहब के केसेस में जो रिएक्शन आया है अवाम का, ये जो एक आपने 31 साल सज़ा दी 3 दिन में, रात को 12-12 बजे तक ये ट्रायल होते हैं? क्या इस तरह से मुकदमे चलते हैं? क्या ये फेयरनेस है? आपने इद्दत केस पे फैसला दिया, मदीने का इमाम बैठ के कह रहा है कि आप मज़हब की गलत इंटरप्रटेशन करें। ये मसला हर मर्द व ज़न का है, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का है। आप रियासत जो है कब चार दीवारी के अंदर घुसी है इन मामलात में, जो आइली मामलात हैं, जो फैमिली लॉज हैं, ये फैमिली से मुतल्लिक इश्यूज़ हैं, उसमें घुसती है। जिस तरह की ट्रायल किए गए हैं, क्या ये ट्रायल शैम ट्रायल नहीं होंगे? क्या ये अपीलें लग के इनको जो है जो सज़ाएँ सेटिसाइड नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर आपने कहते हैं आप बैठे हैं, बिल्कुल बैठना चाहिए। सियासत में तो टॉक्स ही एक होता है, हथियार होता है, लेकिन टॉक्स के लिए कुछ माहौल भी तो बनाना पड़ता है। इस तरह से थोड़ी माहौल बनाना पड़ता है कि आप जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी आपने शॉपिंग शुरू की हुई है पंजाब में, और रोज़ाना जो है वो आप बंदे वहाँ पे शामिल करते हैं, फिर आप साफ शफाफ गवर्नमेंट की भी बात करेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। देखिए, जब तक आपका अपना जो किरदार है वो इस तरह से नहीं होगा कि आप उसको उस पर उंगलियाँ ना उठें, तो तब तक तो आप किसी बात का कोई मामला नहीं कर सकते। हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, सुन्नत है, उनकी पूरी एक हिस्ट्री है, उसमें हर चीज़ बताई गई है। उसमें अमल का जो किरदार है, जो किरदार और अमल की एक पावर है, वो सब पे आया है। हम सब मानते हैं उनको। हमारे अपना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सामने रखे, जब लोगों को जीत मिल गई, लोगों ने आपको जो इस मुल्क के मालिक हैं वो अवाम नास है, अवाम नास ने अपना फैसला दे दिया है, तो उसको तस्लीम तो करना चाहिए। अगर आप नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर ज़ाहिर है हिस्ट्री में पहली दफ़ा तो ये हुआ नहीं है ये तजर्बा। जब एक फ़ेल तजर्बा बार बार करेंगे तो उसके लिए आप ये तो करें कि रिज़ल्ट मुख्तलिफ आएगा,
तो फिर उस ऐसी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। उस तजर्बे को बार बार करेंगे, वही नतीजा सामने आएगा जो पहले आया है, और वो फेलियर के नतीजे में आया है। अब जो मामला जिसके पास है उनको देना चाहिए ताकि वो मिलके हुकूमत चलाएं, और जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनको हल करें, लेकिन जब तक हकदार को हक नहीं मिलेगा ये मामला मुश्किल है। थैंक यू फैसल भाई। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद रफ़ीक रजवाना साहब से बड़ी गुफ्तगू करनी है, एक अहम सवाल करना है। स्टे ट्यून। वेलकम बैक। रफ़ीक रजवाना साहब की तरफ जाएंगे। रफ़ीक रजवाना साहब, राना सनाउल्लाह साहब की बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स होती हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बानी तरीके इंसाफ के हवाले से बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी कि सर कलम कर देना चाहिए था। 2014 में भी मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। इसके ऊपर कमेंट करें, क्या ये जो माहौल बना रहे हैं इसमें माहौल ठंडा करने की ज़रूरत है या मज़ीद माहौल को फ्लेयर अप करने की ज़रूरत है ऐसी स्टेटमेंट्स देकर? देखें जी, सियासत में मेरे ख्याल में जो है ये शिकवा जवाब शिकवा एक महदूद अंदाज में तो आप कर सकते हैं तो बेहतर होगा जी। अगर सख्त बयान देंगे तो मैं बड़ा प्रिसाइज सी बात करूंगा, सख्त बयान देंगे तो उसका कोई मसाइल का हल नहीं होगा। अब मैंने उनकी बातें सुनी नहीं है, ना ही ये जो बात आप फरमा रहे हैं ये तो सारी दुनिया ने सुनी है सर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कही है। गुजारिश है, सारी दुनिया सुनी नहीं सकती। जब मैंने नहीं सुनी तो सारी दुनिया ने क्या सुनी, मैं वैसे कह रहा हूँ। वैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं सुनी। अब बात ये, आपने ये जो अल्फाज दोहराए हैं इनका जवाब उनसे पूछे, उन्होंने ये सख्त जबान अगर खुदा न खास्ता इस्तेमाल की है तो वही जवाब दे सकते हैं। इसलिए मेरा इस पे कोई जवाब नहीं बनता। मैं तो सर आप ऐसी लैंग्वेज की मजम्मत करते हैं? सर आप ऐसी लैंग्वेज की मजम्मत करते हैं? नहीं, मजम्मत की बात नहीं, मैं तो इस लैंग्वेज को पसंद ही नहीं करता। अगर इस्तेमाल हो तो इट्स नॉट फेयर। मौलवी महमूद साहब, ये क्या कल्चर है सियासत के अंदर? इतने आगे निकल गए हैं कि सर कलम करने की बातें भी नेशनल टीवी के ऊपर हो रही हैं। ये चीज़ों को बिल्कुल मैं अगेंस्ट हूँ, और मैं जो है कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हम इस लेवल पे आ जाए। देखें, हमको एज अ पॉलिटिशियन हमको लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए। हम जो है इस किस्म की बात करके तो हम पॉलिटिशियन तो नहीं रहे ना। फिर तो आप डिक्टेटर बोले या आप वॉरियर बोले तो अलग बात है। वॉरियर ये स्टेटमेंट्स देते हैं ना तो अलग चीज़ है। बाकी एज अ पॉलिटिशियन देखें, मैं जो है बैठ के बात होती है टेबल पे, या देखें ना बगैर जो है बात किए हुए बातचीत के, या हम एक दूसरे को अगर धमकियां देने लगेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, देखिए उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। ये एंड ऑफ द डे टेबल पे ही होगा। मैं फिर देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं, बैठना पड़ेगा यहाँ पे। देखें, मैं पीटीआई को भी कहूंगा, मेरी पुरानी पार्टी थी, मैं उनको भी कहूंगा कि देखें आए पॉलिटिकल लोगों से बैठ के बात करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, इनसे बात करना पड़ेगा। देखिए, हम किसी को भी जो है ना जो आइसोलेट नहीं कर सकेंगे। ये एक हकीकत है। पीपल्स पार्टी भी एक हकीकत है, PMLN भी हकीकत है, PTI भी हकीकत है। अगर हम इसकी हकीकत को बोलेंगे हम इनको जो है आइसोलेट कर देंगे, ये नहीं होगा। तीनों को बैठना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बैठेंगे। तो खुदारा आज बैठ जाए बनिस्बत के इस मुल्क को तबाह करने के बाद हम लोग बैठे। सर आप तो यही जो है, सर आप ख्वाहिशमंद हैं वापसी के? बहुत सारे सियासतदान जो तहरीके इंसाफ छोड़ बैठे थे, उनके इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, वो ख्वाहिशमंद हैं दोबारा से तहरीके इंसाफ ज्वाइन करने के। तो आपका भी कोई इरादा है? नहीं, मैं आपको अपना क्लियर कर दूं और मैं अपने स्टेटमेंट, देखिए मेरे को ज़रूरत नहीं है कि देखिए अगर मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो मैं अपने डिसीजन पे कायम हूँ। मैंने पार्टी छोड़ दी है और मैं पॉलिटिकल जो है दोबारा उस पार्टी में जाके, ये एथिक्स के खिलाफ है। मैं अपने लिए कहूँगा और सबके, देखिए अनएथिकल होगा कि आज मैं निकल जाऊँ, कल वो पार्टी इक़्तिदार में आए, मैं लाइन में खड़ा रहूँ, तो इट इज़ वेरी अनएथिकल। और मैं एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए, भले मेरी सियासत खत्म हो जाए, भले मैं सियासत छोड़ दूं, मगर मैं दोबारा जो है ना वहाँ जाना एथिकली जो है सूट नहीं करता। और बिल्कुल मेरे सब दोस्त हैं, अलीम भाई मेरे जो है आपके पुराने साथी हैं। अलीम भाई, आप राजी करने की कोशिश करें ना इनको जी, पुराने आपके साथी हैं। नहीं, बिल्कुल साथी भी है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, बिल्कुल भाइयों जैसे। मगर देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है,
उसके ऊपर जो है ना, फिर तो फर्क ही नहीं रहा कि आज मैं निकल के चला गया फिर कल वापस आ जाऊं। कम से कम मेरा अपना जाती ये राय है। और जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, अल्लाह करे मेरा आप भी जो है जितनी जिंदगी है देखेंगे मैं स्टेटमेंट से जो है रिवर्स है। बहुत से लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, मगर मैं एथिकली उनको गलत समझता हूं। ये मेरा अपना नजरिया। जो लोग आने की तैयारी कर रहे हैं उसका फैसला तो कल उमर अयूब साहब ने कहा है कि कैदी नंबर 804 करेगा। हलीम आदिल शेख साहब, पीपल्स पार्टी का मौकफ कुछ समझ नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा भी होंगे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं भी होंगे, और अगर नून लीग को वोट दिया तो अपनी शराइत पर देंगे वोट। ये किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है सर? देखिए, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनके साथ जो हुआ है सबके साथ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त भागते चोर की लंगोटी की आपने एक मिसाल सुनी होगी। इनको पता है कि ये आखिरी टर्म है इनकी, जो दो दौस की, धांधली की, जबरदस्ती की, इसमें मफादात की जंग चल रही है, डर भी लग रहा है। मतलब सदारत भी खपे, चेयरमैन सेनेट भी खपे, स्पीकर भी खपे, हुकूमत भी ना खपे, इज्जत भी इज्जत नहीं बचनी है। सब लोगों को पता है कि जो डाका डला है उसमें सब मुश्तरका तौर पे शामिल हैं। कराची में पीपल्स पार्टी 7 सीटें बता रही है, 2 सीटें सिर्फ जीती है। इन्होंने माले गनीमत लूट सेल जब लगी कराची की तो उसके अंदर इन्होंने पीपल्स पार्टी को भी 5 सीटें लेके चली गई। इस वक्त मेरे साथ हमारे एक स्टार, हमारे MNA आलमगीर खान मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठे हैं। मैं राजवाना साहब, आप भी सीनियर, आपने भी कभी नहीं सुना होगा, आपको भी बताता हूँ फैसल साहब, आपको भी बता रहा हूँ कि इनके 1 लाख से ज्यादा वोट पहले भी मांगे। वो इमरान खान साहब वाली सीट और हमारे कराची के मकबूल तरीन एक नौजवान हमारा लीडर है, 1100 वोट दिखाए गए इनके। मैं कहता हूँ जब इतने गिर जाए सिस्टम, इतना तबाह हो जाए सिस्टम, इस वक्त बिलावल साहब ये मफादात की जंग चल रही है, मरियम को वज़ीर आला बना दो, शहबाज शरीफ को वहां लगा दो, आखिर में मैं ये ले लूं, मैं ये ले लूं। मैं कहना चाहता हूं ये कुछ भी नहीं होगा। भानमती का कुनबा है, सांझे की हांडी है, ये चढ़ भी नहीं पाएगी। ये इस दफा फूटेगी नहीं, इस दफा फट जाएगी। मैंने बताया ना कि ये हॉट सीट है, गर्म सीट है इस दफा वज़ीर आज़म की, जो बैठेगा जल जाएगा। और ये जब इकट्ठे मिलेंगे, आखिर में कह रहा हूँ कि इनकी ये इज्तिमाई सियासी कब्र बनेगी और ये पाकिस्तानी कौम इनसे हमेशा के लिए निजात मिलेगी। आपने बात की इनकी ज़बान की, बात ये कि अब रोने की तो इजाज़त है ना इनको। जो रिजल्ट आ गया, जिस किस्म के ये 8 फरवरी से पहले तमाम लोग आज कहते हैं कि हकीकत है तस्लीम करो, हमारी हकीकत को ख़त्म कर दिया गया था। वो कहते ख़त्म, गौन के नाम ना लो। अफसोस की बात नहीं है कि मेरे साथ ये इमरान खान की तस्वीर पड़ी, आपके यहाँ नहीं दिखाई जा सकती। नहीं, आप फ्रेम छोटा हो जाएगा। जुल्म नहीं है कि तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन अवाम के दिलों से कौन निकालेगा, कौम के दिलों से कौन निकालेगा, कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया गया। और मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि सब किसी ने, मतलब आप लोगों ने शोर भी नहीं मचाया कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस कौम ने जिसने पाकिस्तान बनाया था, कायद आज़म की आवाज़ पे आज उसकी औलादों ने आज पाकिस्तान को बचा के, निकल के, नौजवानों ने, ख़वातीन ने, बुजुर्गों ने आज पाकिस्तान को बचा लिया है। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कहते हैं, मजीद किसी मुहिम जोई की ज़रूरत नहीं है, किसी मुहिम जोई की ज़रूरत नहीं है। जो मैंडेट है उसको हवाले करें। हम कह रहे हैं ना, हम फतेह मक्का फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। हम रियासत मदीना की बात करता है इमरान खान, हम नामुसे रिसालत की बात करते हैं। यानी आप सबको माफ करेंगे, आप सबको माफ करेंगे। आम माफी का ऐलान भी उस दिन अली मोहम्मद खान साहब ने ये बात की है। मैं रफ़ीक रजवाना साहब की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद फैसल चोई साहब की तरफ आऊँगा। रजवाना साहब, 16 महीने मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत की, PDM की फॉर्म में, दोबारा से आप लोग हुकूमत करना चाह रहे हैं। इस तरह तासुर है कि बड़ा ज़बरदस्ती मिलाप हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये हुकूमत चल सकेगी? इतनी स्ट्रांग अपोजिशन आपके सामने है। देखिए, मसाइल हैं, जो मसाइल हैं वो तो हमने सामना करना है। क्या अब इन हालात में छोड़ के भाग जाए? हमारी अक्सरियत है, मगर अदवी अक्सरियत वो नहीं है कि हम अकेले जो है इस तरह से सादा अक्सरियत। तो सर, जिसके पास अक्सरियत है, अडियाला जेल का रास्ता भी सबको मालूम है, इतना दूर भी नहीं है। जिसके पास अक्सरियत है उसके पास अगर आप बैठकर बात करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं जाते हैं वहां पे?
मेरी गुजारिश सुने, सर। अडियाला जेल का दरवाजा तो सबके लिए खुल जाता है, अल्लाह ना करे किसी सियासी आदमी के लिए आइंदा कभी खुले, जो है उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बात ये है कि नंबर गेम जो है, सब्जेक्ट टू इन्होंने जो चैलेंज किया वो मैं तो पहली गुफ्तगू में मैंने ये अर्ज किया है कि इन लोगों को आप जो है ना, इन लोगों को आप ये बात मेरी तरफ से गुजारिश कर दे, मैं ये अवाम नास के लिए भी कह रहा हूँ कि जहां जहां ये समझते धांधली हुई है, दे आर परसुइंग देयर केसेस, ठीक है ना। मैं यहाँ कह दूं कि कहीं धांधली नहीं हुई, नो, मगर एट द सेम मोमेंट क्या ये सिंगल पार्टी मुल्क है? क्या और जमात नहीं जीत सकती? क्या नून लीग का पंजाब में हब नहीं था? चलो हमें पंजाब में वो सीटें नहीं, ये एक इंप्रेशन जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद वो गलियां हो जाए सोनिया ते मिर्जा यार फिरे, तो इस बात को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, आप द मोस्ट पॉपुलर पार्टी हैं तो आगे चले जाएं, अपना काम करें और अपनी जो इलेक्शन पिटीशन। फैसल भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार साहिबा और शहरियार आफरीदी केस में डीसी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इसके ऊपर ज़रा कमेंट करें, थोड़ी सी डिटेल भी शेयर करें। देखिए, जो डीसी इस्लामाबाद हैं वो नो पर्सनली अच्छे अफसर थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उनका कौन एडवाइज़र है और जो उनको एडवाइस दे रहे हैं या उनको शय दे रहे हैं, ये इंतहाई उनके गले पड़ने वाली बात है। वो एक गैर कानूनी काम के मुर्तकब हुए हैं, उसका वो सामना बिल्कुल करें और अदालत में पेश हों। अदालत में जो है वो अपॉलोजाइज करने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर एक दफ़ा एक्सेप्ट नहीं तो दूसरी दफ़ा कर लेनी चाहिए, तीसरी दफ़ा कर लेनी चाहिए। इश्यू ये है कि इस तरह से जब आप अदालत के प्रोसीजर से और ख़ास कर जज साहबान से फिर इस तरह से करें तो फिर तो वो एग्रीवेट करने वाली सिचुएशन होती है। देखिए, 99% कंटेम्प्ट के केस माफ़ी पे ही ख़त्म होते हैं और वो आगे नहीं जाते। इशू ये है कि वो मेरे ख्याल में या तो बहुत ज़्यादा वो डर गए हैं या क्या बात है। आज जो मामला हुआ है, ये जो जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले रही है एक्शन, असूलन तो पूरे मुल्क में होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे जिस तरह से अब्यूज़ किया गया है पिछले 1.5 साल में, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को या सेक्शन 144 को, या जिस तरह से बगैर वारंट्स की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जो लोगों को उठाया गया है, उनके साथ मैल ट्रीटमेंट किया गया है, मैन हैंडल किया गया है, उनको जो है मजिस्ट्रेट से कान के सामने पेश नहीं करने दिया गया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अदालत बेल ले और अदालत के दरवाजे पे आप दूसरे केस में जेनरली केस बनाएं और उसमें आप अरेस्ट कर लें, ऐसा तो कभी भी नहीं होता था। तो जिस तरह से प्रोसेस अब्यूज़ किया गया है, जिस तरह से अब्यूज़ ऑफ लॉ हुआ है एक मैकेनिज़्म का, वो तो अब वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये अब मेरा ख्याल में इरफान नवाज़ मेमन साहब को बिल्कुल जो है वो अदालत के सामने पेश होना चाहिए और वहाँ पे अपॉलोजी करनी चाहिए और अदालत के सामने कानून को फेस करना चाहिए। जिस तरह से वो कर रहे हैं, उनसे वो कैरियर ऑफिसर है, वो कैरियर उनका काफ़ी डैमेज हुआ है और शायद मज़ीद भी डैमेज हो जाए। प्रोग्राम के एंड की तरफ जाते हैं। आईजी इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल करवाएं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। एयरपोर्ट, सी पोर्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग पर डीसी इस्लामाबाद नज़र आए तो गिरफ्तार करके कल सुबह तक पेश करें। प्रोग्राम में हमें स्टूडियो में फैसल चौई साहब ने ज्वाइन किया, इसके अलावा राना साहब, हलीम आदिल शेख साहब और मौलवी महमूद साहब, आप लोगों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।